सोचो, अगर आज तुम्हें इंडिया की गर्मी से सीधा एक ऐसी जगह ले जाया जाए जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हो, ना सिर्फ तुम्हारा फोन कुछ ही मिनट में बंद हो सकता है, बल्कि अगर तुमने ग्लव्स ना पहने हो तो कुछ ही देर में तुम्हारी उंगलियां सुन्न पड़ने लगेंगी। सांस लेते वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे बर्फ सीधा तुम्हारे लंग्स में जा रही हो। और सबसे हैरानी की बात, ये कोई रिसर्च स्टेशन नहीं, ये कोई एंटार्क्टिका का मिलिट्री बेस नहीं, ये एक नॉर्मल सिटी है जहां 3 लाख से ज्यादा लोग रोज की तरह ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, कार्स चलती हैं और लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही जीते हैं जैसे हम इंडिया में। इस शहर का नाम है याकुत्स्क, रशिया का एक ऐसा सिटी जिसे द कोल्डेस्ट सिटी ऑन अर्थ कहा जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि यहाँ ठंड कितनी पड़ती है। असली सवाल है, आखिर इंसान -50 डिग्री सेल्सियस में जिंदा कैसे रहता है? क्या यहाँ पानी हमेशा जम जाता है? लोग नहाते कैसे हैं? खाना क्या खाते हैं? और अगर इंडिया का कोई नॉर्मल ट्रैवलर यहाँ घूमने चला जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा या सिर्फ कुछ घंटों में ही उसकी बॉडी जवाब दे देगी? आज हम दुनिया के सबसे ठंडे शहर की सच्चाई जानेंगे और यकीन मानिए, वीडियो के एंड तक आपको लगेगा कि इंडिया की 10 डिग्री सेल्सियस की विंटर असल में विंटर है ही नहीं। हम इंडिया में रहते हैं और अगर नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री तक गिर जाए तो लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं, भाई इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। और अगर किसी पहाड़ी एरिया में -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो न्यूज़ बन जाती है। लेकिन सोचिए, एक ऐसी जगह भी है जहां -5 डिग्री सेल्सियस को लोग नॉर्मल विंटर नहीं बल्कि हल्का सा गर्म मौसम मानते हैं। याकुत्स्क में दिसंबर और जनवरी के महीनों में एवरेज टेम्परेचर -40 से -50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कभी कभी ये -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंच जाता है। डिफरेंट समझिए, इंडिया के कई शहरों में गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और याकुत्स्क में सर्दियों में -50 डिग्री, यानी लगभग 95 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। ये सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं, ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का डिफरेंस है। जहां हम एसी के बिना परेशान हो जाते हैं, वहां लोग हीटर बंद हो जाए तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ के लोगों के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। वो इसी मौसम में पैदा होते हैं, इसी में बड़े होते हैं और इसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसी जगह बनी कैसे? रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश, लेकिन इसके ईस्टर्न साइबेरियन रीजन में एक ऐसा शहर बसा हुआ है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, एक्सट्रीम कोल्ड। इस शहर का नाम है याकुत्स्क। ये रशिया के साखा रिपब्लिक, जिसे यकूतिया भी कहा जाता है, की कैपिटल है। ये सिटी लेना रिवर के किनारे बसी हुई है और दुनिया के सबसे आइसोलेटेड बड़े सिटीज में से एक मानी जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3,50,000 के आसपास है। अब सोचिए, इतनी खतरनाक ठंड होने के बाद भी लाखों लोग यहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं? जवाब सिर्फ आदत नहीं है। इस रीजन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े डायमंड डिपॉजिट्स, गोल्ड और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसी वजह से रशिया के लिए याकुत्स्क इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों ही नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। लेकिन इस सिटी की सबसे बड़ी पहचान ना डायमंड्स है, ना रशिया, बल्कि इसका टेम्परेचर। ये दुनिया का कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहैबिटेड सिटी माना जाता है। यहाँ सर्दियों में सूरज सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दिखता है और बाकी वक्त पूरी दुनिया बर्फ और धुंध की सफेद चादर में लिपटी रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा मिस्ट्री शुरू होता है। आखिर याकुत्स्क में इतनी खतरनाक ठंड पड़ती ही क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ साइबेरिया है या नेचर का कोई और सीक्रेट छुपा हुआ है? अगले पार्ट में हम जानेंगे वो साइंटिफिक रीजन जो याकुत्स्क को दुनिया का सबसे ठंडा शहर बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ठंडा परमानेंटली इनहैबिटेड सिटी अंटार्कटिका में होगा या ग्रीनलैंड में, तो शायद आपका जवाब भी वही होगा। लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि याकुत्स्क ना अंटार्कटिका में है और ना ही नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास। फिर भी यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे कैसे पहुंच जाता है? इसका जवाब छुपा है साइंस और ज्योग्राफी के एक डेंजरस कॉम्बिनेशन में।
याकुत्स्क रशिया के साइबेरिया रीजन में स्थित है। ये एरिया समुद्र से बहुत दूर है और इसी एक बात का यहाँ के क्लाइमेट पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। नॉर्मली समुद्र किसी भी जगह का टेम्परेचर बैलेंस करके रखता है। गर्मियों में हवा को ठंडा करता है और सर्दियों में थोड़ी गर्मी देता है। लेकिन याकुत्स्क के आसपास हजारों किलोमीटर तक कोई ऐसा बड़ा समुद्र नहीं है जो इस मौसम को कंट्रोल कर सके। यहाँ की हवा बिल्कुल कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होती है और इसी वजह से विंटर आते ही टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली विलन है साइबेरियन हाई। ये एक बहुत पावरफुल हाई प्रेशर वेदर सिस्टम है जो हर विंटर साइबेरिया के ऊपर बन जाता है। इस सिस्टम की वजह से आसमान बिल्कुल साफ रहता है। सुनने में ये अच्छी बात लगती है, लेकिन असल में ये और भी खतरनाक है। दिन में जो थोड़ी बहुत हीट जमीन अब्जॉर्ब करती है, वो रात होते ही सीधी स्पेस में निकल जाती है। क्लाउड्स ना होने की वजह से उस हीट को रोकने वाला कोई नेचुरल ब्लैंकेट ही नहीं होता और हर रात टेम्परेचर और नीचे गिरता चला जाता है। एक और शॉकिंग रीजन भी है। याकुत्स्क एक वैली के पास बसा हुआ है। ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठती है, इसलिए ये आइसी एयर इस एरिया में जमा होती रहती है और बाहर निकल नहीं पाती। साइंटिस्ट्स इसे कोल्ड एयर पूल कहते हैं, यानी ये सिटी लिटरली एक नेचुरल फ्रीजर के अंदर बैठी हुई है। अब सोचिए, न समुंदर की वार्मथ, न क्लाउड्स की प्रोटेक्शन, ऊपर से साइबेरियन हाई और नीचे वैली में फंसी हुई फ्रीजिंग हवा। ये सब मिलकर याकुत्स्क को बना देते हैं अर्थ के सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले शहरों में से एक। लेकिन सिर्फ बाहर का टेम्परेचर ही प्रॉब्लम नहीं है। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब जमीन ही कभी पिघलती नहीं। याकुत्स्क के नीचे की सॉइल को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ये ऐसी जमीन है जो हजारों सालों से परमानेंटली जमी हुई है। कई जगहों पर यह परमाफ्रॉस्ट 300 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। अगर कोई नॉर्मल बिल्डिंग इसके ऊपर बना दी जाए तो गर्मी की वजह से नीचे की बर्फ पिघलने लगेगी और पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे धंस सकती है। इसीलिए याकुत्स्क के लगभग सारे घर और बिल्डिंग्स जमीन पर नहीं बल्कि बड़े बड़े कंक्रीट पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि बिल्डिंग की हीट सीधा फ्रोजन ग्राउंड तक ना पहुंच सके। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब सोचिए, जब बाहर -50 डिग्री सेल्सियस हो और जमीन भी हमेशा के लिए जमी हो, तो लोग अपने घर गर्म कैसे रखते होंगे? पानी की पाइपलाइन जमती नहीं होगी? और अगर हीटर सिर्फ कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए, तो क्या सच में पूरा घर बर्फ का टुकड़ा बन सकता है? अगले पार्ट में हम देखेंगे कि याकुत्स्क के लोग दुनिया की सबसे खतरनाक ठंड में अपनी डेली लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं और उनके घर असल में किसी नॉर्मल घर से कितने अलग होते हैं। सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप खिड़की खोलते हैं और बाहर का टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस है। आपके लिए ये किसी हॉरर मूवी का सीन लग सकता है, लेकिन याकुत्स्क के लोगों के लिए ये सिर्फ एक और नॉर्मल मंडे मॉर्निंग है। सबसे पहला सवाल, आखिर उनके घर इतनी ठंड में गर्म कैसे रहते हैं? इसका जवाब है हीटिंग सिस्टम। याकुत्स्क में हीटर कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। यहाँ लगभग हर बिल्डिंग एक सेंट्रल हीटिंग नेटवर्क से जुड़ी होती है। गर्म पानी और हीट लगातार पाइपलाइंस के थ्रू घरों तक पहुंचाई जाती है, ताकि अंदर का टेम्परेचर आराम से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहे। यानी बाहर अगर -50 डिग्री सेल्सियस भी हो, तो घर के अंदर लोग टी-शर्ट पहनकर भी घूम सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम का एक भी हिस्सा फेल हो जाए तो मुश्किल शुरू हो जाती है, क्योंकि इस टेम्परेचर में बिना हीटिंग के घर का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर सकता है। इसीलिए यहाँ हीटिंग सिस्टम्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है और मेंटेनेंस को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। लेकिन सिर्फ घर के अंदर गर्मी बनाना ही काफी नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है पानी। अगर इंडिया में पानी की पाइपलाइन जम हो जाए तो हम प्लम्बर को बुला लेते हैं, लेकिन याकुत्स्क में अगर पाइपलाइन फ्रीज हो गई तो पूरे एरिया की वाटर सप्लाई रुक सकती है। इसी वजह से यहाँ की पाइपलाइंस को या तो जमीन के ऊपर इंसुलेटेड स्ट्रक्चर्स में बिछाया जाता है या फिर उन्हें स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि पानी जम न सके। अगर आप याकुत्स्क की फोटोज देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कई जगह पाइपलाइंस खुली हुई दिखाई देती हैं। ये डिजाइन देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में इसे मेंटेन करना कई बार ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। अब बात करते हैं कपड़ों की।
इंडिया में विंटर आती है तो हम एक जैकेट पहनकर निकल जाते हैं, लेकिन याकुत्स्क में एक जैकेट से कुछ नहीं होगा। यहाँ लोग लेयरिंग फॉलो करते हैं। सबसे पहले थर्मल लेयर, उसके ऊपर वार्म क्लोथिंग और सबसे बाहर हैवी इंसुलेटेड जैकेट, साथ में थिक ग्लव्स, फर या इंसुलेटेड कैप, फेस कवर और स्पेशली डिजाइंड विंटर बूट्स, क्योंकि अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा ज्यादा देर तक ओपन रहा तो कुछ ही मिनट्स में फ्रॉस्ट बाइट का रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ के लोग बचपन से ही सीख जाते हैं कि ठंड को कभी हल्का नहीं लेना। और एक चीज जो बाहर के लोगों को सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है वो है याकुत्स्क की खिड़कियां। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ के घरों में आमतौर पर मल्टी लेयर इंसुलेटेड विंडोज यूज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ग्लास लगा दिया जाए तो घर की हीट बाहर निकलने लगेगी और बाहर की फ्रीजिंग कोल्ड अंदर घुसने लगेगी। यहाँ हर छोटी चीज एनर्जी बचाने और हीट को अंदर रखने के हिसाब से डिजाइन की गई है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हम सिर्फ घर के अंदर की बात कर रहे थे। असली चैलेंज तो तब शुरू होता है जब इन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। ऑफिस जाना, स्कूल जाना, मार्केट जाना या सिर्फ अपनी कार स्टार्ट करना भी एक अलग ही मिशन बन जाता है। और यकीन मानिए, याकुत्स्क की सड़कों पर खड़ी गाड़ियां देखकर आप हैरान रह जाओगे। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि याकुत्स्क के लोग आखिर खाते क्या हैं, क्योंकि जहां जमीन काफी समय तक जमी रहती हो वहां खेती करना भी आसान नहीं होता। फिर भी लाखों लोग हर दिन अपनी जिंदगी कैसे चला रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि -50 डिग्री सेल्सियस में याकुत्स्क के घर कैसे गर्म रहते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, ऐसी जगह पर लोग खाना क्या खाते हैं जहां जमीन का बड़ा हिस्सा परमानेंटली फ्रोजन हो, जहां विंटर में टेम्परेचर -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए और जहां नॉर्मल फार्मिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। तो आखिर यहाँ के लोगों की प्लेट में क्या आता है? और इसका जवाब इंडिया के किसी नॉर्मल किचन से काफी अलग है। याकुत्स्क और पूरे साखा रीजन की ट्रेडिशनल डाइट का एक बड़ा हिस्सा मीट और फिश पर डिपेंड करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट। इंडिया में अगर किसी एरिया में वेजिटेबल्स इजीली ग्रो ना करें तो दूसरे स्टेट्स से ट्रक्स में वेजिटेबल्स आ सकती हैं। लेकिन यकूतिया रशिया के बहुत रिमोट नॉर्दर्न रीजन्स में है। लॉन्ग डिस्टेंसेस, एक्सट्रीम कोल्ड और डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। इसलिए हिस्टोरिकली यहाँ के लोगों ने अपनी डाइट को लोकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप किया। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है फिश। लेना रिवर और सराउंडिंग वाटर बॉडीज की वजह से फिश ट्रेडिशनल याकुट डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। सैमन जैसी फिश के साथ साथ कई लोकल फ्रेश वाटर स्पीशीज भी खाई जाती हैं। और कुछ ट्रेडिशनल डिशेस में फिश को कुक करने के बजाय फ्रीज करके रॉ फॉर्म में भी खाया जाता है। इस डिश को स्ट्रोगानीना कहा जाता है। फ्रेशली फ्रोजन फिश को बहुत पतले स्लाइसेस में काटा जाता है और फिर उसे इसी तरह सर्व किया जाता है। इंडिया के लिए ये सीन काफी शॉकिंग हो सकता है, लेकिन याकुत्स्क में ये सेंचुरीज पुरानी फूड ट्रेडिशन है। लेकिन फिश के साथ मीट भी यहाँ की डाइट का मेजर पार्ट है। ट्रेडिशनल साखा क्विजीन में हॉर्स मीट और बीफ के साथ रेनडियर और अदर लोकली अवेलेबल मीट्स भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना जरूरी है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में बॉडी को हीट मेंटेन करने के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ सकती है। इसीलिए ट्रेडिशनल नॉर्दर्न डाइट्स में प्रोटीन और फैट रिच फूड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यानी जो चीज़ इंडिया में कभी-कभी हेल्दी फूड मानी जा सकती है, वही एक्सट्रीम कोल्ड में रहने वाले लोगों के लिए डेली एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकती है। लेकिन अब सवाल आता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का क्या? क्या याकुत्स्क के लोग सैलेड नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं, लेकिन फ्रेश प्रोड्यूस की वैरायटी और अवेलेबिलिटी क्लाइमेट और ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती है। कुछ वेजिटेबल्स को शॉर्ट समर सीजन में ग्रो किया जाता है, जबकि बहुत सारी फ्रेश प्रोड्यूस रशिया के दूसरे रीजन से ट्रांसपोर्ट करके आती है। सुबह के वक्त बाहर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सड़कों पर स्नो है, हवा फ्रीजिंग है और विजिबिलिटी भी कभी-कभी फॉग की वजह से कम हो जाती है। लेकिन सिटी कंप्लीटली साइलेंट नहीं होती।
कुछ लोग काम पर जा रहे होते हैं, कुछ मार्केट की तरफ और कुछ बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अथॉरिटीज टेम्परेचर को इग्नोर करती हैं। एक्सट्रीम कोल्ड में स्कूल्स के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए क्लासेस कैंसिल की जा सकती हैं। और ये डिसीजन सिर्फ थर्मोमीटर की एक रीडिंग देखकर नहीं होता, हवा की स्पीड और विंड चिल भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस की स्टिल एयर और -40 डिग्री सेल्सियस के साथ स्ट्रॉन्ग विंड बॉडी के लिए सेम एक्सपीरियंस नहीं होता। विंड स्किन से हीट को और तेजी से रिमूव कर सकती है। इसलिए याकूत्स्क में पेरेंट्स और अथॉरिटीज वेदर कंडीशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूल तक पहुंचना भी एक प्रेपरेशन है। हैवी विंटर क्लोथ्स, इंसुलेटेड बूट्स, ग्लव्स, कैप और फेस को कवर करने के लिए स्कार्फ या मास्क, क्योंकि यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल क्लोथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बच्चों के लिए ये एनवायरनमेंट अनयूजुअल नहीं है। उन्होंने बचपन से ही सीखा होता है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में कैसे ड्रेस करना है, कितनी देर बाहर रहना सेफ है और फ्रॉस्ट बाइट के साइंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस वर्कर्स की। अगर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है तो क्या बिजनेसेस कंप्लीटली बंद हो जाते हैं? यूजुअली नहीं। याकुत्स्क एक फंक्शनिंग सिटी है। गवर्नमेंट ऑफिसेज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और डेली सर्विसेज एक्सट्रीम विंटर के बावजूद ऑपरेट करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल को इसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेवलप किया है। लेकिन एक नॉर्मल इंडियन के लिए सिर्फ ये सुनना ही शॉकिंग है। हम इंडिया में कभी-कभी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्वेटर पहनकर भी कंप्लेन करते हैं, और यहाँ लोग -30 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस में भी अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट। बाहर जाना एक प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रांसपोर्ट, अगर कार स्टार्ट ही ना हो तो? इंडिया में विंटर में कार स्टार्ट न हो तो हम बैटरी चेक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और फिर ट्राई करते हैं। क्या लोग कार को पूरी रात ऑन रखते हैं? अब इंटरनेट पर याकुत्स्क की कुछ वीडियोस देखकर आपने शायद ये देखा होगा कि कुछ कार्स विंटर में कंटिन्यूअसली रनिंग कंडीशन में खड़ी होती हैं, और इसका रीजन भी लॉजिकल है। अगर इंजन को कंप्लीटली कोल्ड होने दिया तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में उसे दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कार को हर वक्त इंजन ऑन रखना ही पड़ता है। मॉडर्न व्हीकल्स, विंटर ग्रेड ऑयल्स, इंजन हीटर्स और स्पेशली अडैप्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हेल्प करते हैं। यानी इंडिया की तरह सिंपल रूटीन नहीं है। यहाँ विंटर आने से पहले कार को विंटर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।